Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine and doing well. Dear students, today we are going to discuss about role of environment in health and disease. आज का जो हमारा लेक्चर है वो रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन हेल्थ एंड डिजीज़ पे है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से डेवलप होती हैं। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन आज के लेक्चर में डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनमें जो हैं डिफरेंट फैक्टर्स में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमारी हेल्थ को जो है अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेल्थ हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social and spiritual well-being, and not merely the absence of disease or not merely the absence of disease is called health. हेल्थ जो है बेसिकली स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है पैरामीटर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। एक ऐसा पर्सन जो मेंटली जो है वो हेल्दी है, देन सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग जो है उसमें है, और फिज़िकली भी वो जो पर्सन है वो ठीक है, देन हम उसको कहेंगे कि ये पर्सन जो है ये हेल्दी पर्सन है। अगर एक पर्सन जो फिज़िकली तो ठीक है लेकिन मेंटली ठीक नहीं है तो वो हेल्थ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरह से सोशल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग, तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक कंप्लीट हेल्थ को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसमें फ़िज़िकल, देन मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग जो है वो इंक्लूड होगी, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो ऐसा पर्सन जिसमें कोई डिजीज़ जो है वो नहीं है तो उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते। तो हेल्थ जो है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल जो है कंडीशंस देखी जाती हैं। इन रिसेंट ईयर्स द स्टेटमेंट इज़ एम्पलीफाइड टू इंक्लूड द एबिलिटी टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। देन हेल्थ की जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, इसको एम्पलीफाई किया गया और इसमें जो है वो एक एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी है टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली, जिसमें जो है वो सोशली और इकोनॉमिकली जो है एक प्रोडक्टिव लाइफ गुजारने का नाम जो है हेल्थ है। देन होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, दिस कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। तो इसमें डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिकल, देन पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो ऑन हेल्थ पे जो इन्फ्लुएंसेस हैं डिफरेंट फैक्टर्स के, तो इनको जो है वो डिस्कस किया जाता है। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो जिससे जो है वो हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है, लाइक हेरिडिटरी बेसिकली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो हैं वो हेरिडिटरी फैक्टर्स में जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। हेरिडिटरी जो है वो उसमें फैमिली हिस्ट्री जो है वो देखी जाती है कि एक डिजीज़ जो है वो डेवलप हुई है, वो हेरिडिटरी उसकी क्या बेसिस है, वो वो फैमिली में रन कर रही है या वो एक्वायर्ड डिजीज़ है या हेरिडिटरी डिजीज़ है। तो हेरिडिटरी बेसिकली जो है वो हेरिडिटरी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बाप से बेटे, देन उससे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में रन करती हैं। देन इन्वायरमेंट में जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। इन्वायरमेंट में जो मेन चीज़ वो हमारा लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल अच्छा है तो हमारे इन्वायरमेंट अगर हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो भी अच्छा ही होगा। देन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एंड अदर, और इसमें जो है डिफरेंट अदर फैक्टर्स हैं। कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ रिजल्ट फ्राम अ कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड एजेंट एंड इन्वायरमेंट। डिजीज़ जो है वो एक कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन का नाम है बिटवीन, और इस इंट्रैक्शन में जो है एक मैन एंड एजेंट एंड इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंट और मैन के दरमियान जो चीज़ है वो एजेंट है।
एजेंट में डिफरेंट जो हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, वो फिज़िकल एजेंट्स हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो चेंज आएगा, चेंज की वजह से जो है वो एजेंट जो है वो मैन को इन्फेक्ट करेगा। तो बेसिकली मैन एंड एजेंट और एंड इन्वायरमेंट के दरमियान जो कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है, तो इसमें जो है वो डिजीज़ जो है इसका जो रिज़ल्ट है उसका नाम डिजीज़ है। फ्राम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिजीज़ इज़ डिफाइंड एज माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिजीज़ को डिफ़ाइन करें तो उसमें जो है ये एक माल एडजस्टमेंट है, जिसमें जो है माल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन के इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो है वो माल एडजस्टमेंट का नाम जो है वो डिजीज़ है फ्राम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देन इकोलॉजिकल ट्राई-एड जिसे हम डिजीज़ ट्राई-एड भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसमें जो है इन्वायरमेंट, होस्ट, देन एजेंट, इनमें जो है वो तीन चीज़ें जो हैं इकोलॉजिकल ट्राई-एड जो है वो बना रही हैं, जिसमें एजेंट है, होस्ट है एंड इन्वायरमेंट है। देन इनमें जो है वो डिफरेंट वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स जो है बेसिकली वो एजेंट हो सकते हैं। तो इन तीन फैक्टर्स का जो है इंट्रैक्शन, इसको जो है हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्राई-एड कहेंगे, जिसमें एजेंट जो है डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एजेंट कहा जाता है। और ये डिफरेंट डिजीज़ जो है वो डेवलप करते हैं। तो एजेंट्स में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, वायरसेस भी आ सकती हैं, इसी तरह से डिफरेंट अदर फैक्टर्स भी आ सकते हैं जो डिज़ीज़ काज करते हैं इन होस्ट। और जिसमें डिज़ीज़ काज करेंगे, जिसमें डिज़ीज़ डेवलप होगी, उसे हम होस्ट कहेंगे। होस्ट में जो है मोस्टली ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एजेंट डिजीज़ काज करेगा उसे हम होस्ट का नाम देंगे। देन थर्ड जो चीज़ है इन्वायरमेंट, थर्ड फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में एजेंट जो है होस्ट को अफेक्ट करेगा और एजेंट होस्ट को उस वक्त अटैक करेगा जब इन्वायरमेंट में है डिफरेंट चेंजिंग्स आएंगी। इन्वायरमेंट में जब चेंजिंग्स आएंगी देन एजेंट जो होगा वो होस्ट को अटैक करेगा और डिफरेंट डिजीज जो होंगी वो डेवलप करेगा। और इन्वायरमेंट में बेसिकली एजेंट भी होगा और देन होस्ट भी होगा। और इन्वायरमेंट में एजेंट और होस्ट दोनों का जो है वो बैलेंस रखा जाता है। अगर दोनों चीज़ें बैलेंस में रहती हैं देन डिजीज़ बर्डन जो होगा वो कम होगा या डिजीज़ बर्डन जो है वो मिनिमम होगा। अगर इन्वायरमेंट जो है वो किसी वजह से, किसी फैक्टर्स की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होता है देन एजेंट जो है इनकी जो एजेंट है, इनका जो नंबर है, इनकी कंसंट्रेशन है या एजेंट्स की जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ करेगी। देन होस्ट में जो है वो डिफरेंट डिजीज जो हैं वो डेवलप होंगी। इसी तरह से अगर इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी हैं, तो उसमें जो है वो एजेंट जो होंगे वो कम होंगे और एजेंट के कम होने की वजह से होस्ट जो होगा उसमें जो है एज अ होल जब उसकी हेल्थ देखेंगे तो उसकी हेल्थ जो होगी वो अच्छी होगी। देन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। इन्वायरमेंट में डिफरेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल जो हैं फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में डिफरेंट फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल फैक्टर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और जिससे जो है वो हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल पे जो है वो अफेक्ट करते हैं, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को जो अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा और इन्वायरमेंट के डिस्टर्ब होने की वजह से हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसमें जो है एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ या एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा व्हीकल जो है यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्मोक जो है वो ज़्यादा होगा। स्मोक ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा और इन्वायरमेंट की जो कंडीशन होगी, एयर की जो कंडीशन होगी वहाँ पे वो ठीक नहीं होगी।
एयर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी, और एयर पोल्यूशन होने की वजह से हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल जो होगी वो ठीक नहीं होगी, और वहाँ की जो इंडिविजुअल होंगे या वहाँ की जो पीपल होंगे उनमें डिफरेंट जो है वो डिजीज़ डेवलप होंगी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। देन इन्वायरमेंट, ऑल दैट विच इज़ एक्सटर्नल टू मैन इज़ इन्वायरमेंट। तो हर वो चीज़ जो एक आदमी के जो है वो एक आदमी से एक्सटर्नल है, एक मैन जो है उसके एक्सटर्नल जो भी चीज़ पाई जाती है उसका वो इन्वायरमेंट कहलाता है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आर the macro environment is said to be responsible for million of preventable diseases originating in it। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिलियंस ऑफ डिजीजेज। तो इससे जो है मैक्रो इन्वायरमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मिलियन ऑफ प्रिवेंटेबल जो है डिजीजेज से ओरिजिनेटिंग, जो कि इन्वायरमेंट में जो है वो इन्वायरमेंट से जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं। देन माइक्रो इन्वायरमेंट इज़ द डोमेस्टिक इन्वायरमेंट इन विच मैन लिव्स। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है जिसमें जो है एक आदमी रहता है। द टर्म इंटरनल इन्वायरमेंट इज समटाइम्स यूज्ड फॉर द इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी, और एक टर्म है इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि यूज़ की जाती है फॉर द इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होगा उसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम देंगे। External environment, all that is external to the individual human host, living or non-living, and with which he is in constant interaction। तो हर वो चीज़ जो एक ह्यूमन होस्ट एक इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट से जो है वो एक्सटर्नल हैं, उनमें जो है वो डिफरेंट लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं, डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, एंड विद विच ही इज़ इन कांस्टेंट इंटरेक्शन, और जिसके साथ जो है इसका कांस्टेंट इंटरेक्शन है, उस ह्यूमन का उस इंडिविजुअल का जो है वो कांस्टेंट इंटरेक्शन है। तो इस चीज़ का नाम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिफरेंट लिविंग फैक्टर्स भी हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं, जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट की हेल्थ जो है उसको डिस्टर्ब करती है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स में फिजिकल कंपोनेंट, इन्वायरमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें फिजिकल में एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, हीट, लाइट, नॉइस, देन डेब्रिस है, रेडिएशन एक्सेट्रा। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स में या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में मैन, वायरसेस, माइक्रोबियल एजेंट्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट के जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें लिविंग थिंग्स हैं लाइक उनमें मैन, वायरसेस, माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। तो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल या लिविंग थिंग्स जो हैं इन्वायरमेंट की हैं। और इन्वायरमेंट की जो लिविंग थिंग्स हैं वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कहलाती हैं। देन साइकोसोशल में कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, बिलीव्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, मोरल्स, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल्स, कम्युनिटी लाइफ, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। These are different psychosocial components of an environment. The environment is all external condition, circumstances and influences surrounding and affecting the growth and development of an organism और कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट जो है उसमें एक्सटर्नल कंडीशंस हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं और अफेक्ट करती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या डेवलपमेंट को जो अफेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी सारी एक्सटर्नल कंडीशन जो हैं वो इन्वायरमेंट की कंडीशंस कहलाती हैं। Then environmental health is the study and the management of environmental condition that affect the health and well-being of human। environmental health जो है एक ऐसी environmental health basically उस स्टडी का नाम है जिसमें जो है वो मैनेजमेंट ऑफ environmental condition, environment की डिफरेंट कंडीशन जो हैं उनको मेंटेन किया जाता है और उनका अफेक्ट देखा जाता है कि हेल्थ पे उनका क्या अफेक्ट है। इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स में भी बायोलॉजिकल। तो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। डिफरेंट फैक्टर्स में बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल हैं, देन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल,
और साइट एंड लोकेशन हैज़र्ड्स। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं जो हमारी हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करती हैं और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डेवलप करती हैं। देन हम इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर प्रोडक्ट्स दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन। तो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में डिफरेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि हार्मफुल हैं टू ह्यूमंस के जो है वो हार्मफुल हैं और ह्यूमन में डिफरेंट डिजीज जो है वो डेवलप करते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में बेसिकली जो है वो डिफरेंट माइक्रोबियल एजेंट्स आ जाते हैं जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं। देन वाटर बॉर्न डिजीजेज आर डिजीजेज। देन इनमें जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं ऐसी डिजीजेज हैं दैट आर ट्रांसमिटेड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि ट्रांसमिट होती हैं इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी है उसकी वजह से जो डिजीज़ ट्रांसमिट होगी और डेवलप होगी उसे हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहेंगे। एग्जांपल और पोलियो वायरस। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ में जो डिजीज़ इंक्लूड है उनमें पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस की वजह से पोलियोमाइलाइटिस होता है। देन हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो वाटर के ज़रिए होती है। देन साल्मोनेला, शिगेला, कॉलरा। देन साल्मोनेला, शिगेला एंड कॉलरा जो हैं ये इंटेरिक ट्रैक में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी जो ट्रांसमिशन है वो भी थ्रू ड्रिंकिंग वाटर होती है और डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो काज करते हैं। देन अमेबिक डाइजेंट्री, अमेबिक डाइजेंट्री जो है वो अमेबा जो है वो एक प्रोटोजोआ है। तो अमेबिक डाइजेंट्री जो है वो अमेबा की वजह से जो है वो काज होती है और अमेबा की जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू ड्रिंकिंग वाटर होती है। देन जार्डिया, जार्डिया क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो जार्डिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम की जो ट्रांसमिशन है वो भी थ्रू ड्रिंकिंग वाटर होती है। These diseases organisms are shed into the water in feces। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में जो है वो पाए जाते हैं या वाटर में जो है इन फीसिस से जो है वो वाटर में आते हैं एंड कैन प्रोड्यूस इलनेस इन दोज हु कंज्यूम अनट्रीटेड कंटामिनेटेड वाटर। और ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो अनट्रीटेड कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो कंज्यूम करेंगे तो उनमें फर्दर ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ट्रांसमिशन होगी इन ऑर्गेनिजम्स की और ये ऑर्गेनिज्म जो है उनमें इलनेस क्रिएट करेंगे। Our municipal water treatment facilities are usually able to purify water by removing these agents or killing them by disinfecting the water। तो municipal water treatment facilities different countries में available है जो इस वाटर को जो है वो ट्रीट करती है और प्योरीफाई करती है बाय रिमूविंग, और इससे रिमूव कर देती है एजेंट्स को या किल कर देती है और वाटर को जो है डिसइंफेक्टिंग द वाटर, बेसिकली जो है ये डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर कहलाता है। देन फूड बॉर्न डिजीज़ ट्रांसमिटेड इन आर ऑन फूड। तो ऐसी डिजीज़ जो फूड की वजह से ट्रांसमिट होती हैं तो ऐसी डिजीज़ को फूड बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। एग्जांपल ऑफ फूड बॉर्न एजेंट्स आर बैक्टीरिया, साल्मोनेला, स्क्रेशिया कोलाई 0157 H7 इसकी एक स्ट्रेन है इकोलाई की जो डिफरेंट जो है डिजीज़ काज करती है और इसकी जो ट्रांसमिशन है थ्रू फूड होती है एज वेल एज अदर एजेंट्स। तो इनमें जो है वो डिफरेंट एजेंट्स भी हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फूड बॉर्न डिजीज़ सैनिटेरियंस फ्राम लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स रूटीनली इंस्पेक्ट फूड सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट्स, restaurants and retail food outlets, supermarkets to verify that food is being stored and handled properly। तो इसमें जो है वो डिफरेंट लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं। इनमें जो है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी FDA एक इदारा है जो इस चीज़ का जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है और फूड बॉर्न डिजीज़ जो हैं उनके ट्रांसमिशन को जो है वो उनके ट्रांसमिशन को रोकता है और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स और सुपरमार्केट्स में जहाँ पे फूड जो है फूड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं तो वहाँ पे जो है इंस्पेक्शन की जाती है और वहाँ की जो क्वालिटी है वो मेंटेन की जाती है। देन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ आर दोज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ ऐसी डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं बाय इंसेक्ट्स
जो इंसेक्ट्स की वजह से ट्रांसमिट होती हैं, और आर्थ्रोपोड्स या इंसेक्ट्स में जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनसे जो है वो ट्रांसमिशन होती है उनकी, तो ऐसी डिजीज़ को वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहा जाता है। लाइक मलेरिया जो है उसकी जो ट्रांसमिशन है वो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज के ज़रिए होती है। तो मलेरिया जो है वो एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ हो सकती है। इम्प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैन काज वेक्टर बोर्न डिजीज आउटब्रेक। तो इम्प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, अगर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वेस्ट जो है उसे ठीक से जो है प्रॉपरली उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो नहीं की गई, और जिससे जो है वो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ, और इन्वायरमेंट के डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पे जो वेक्टर थे उनकी प्रोडक्शन हुई। देन वेक्टर्स जो थे उन्होंने डिजीज़ की जो ट्रांसमिशन थी उसको इंक्रीज़ किया, और वेक्टर बोर्न डिजीज़ की जो थी वो आउटब्रेक्स हुई। देन केमिकल हैजर्ड्स result from mismanagement or misuse of chemical resulting in an unacceptable risk of human health। केमिकल हैजर्ड जो हैं बेसिकली जो है ये मिसमैनेजमेंट और मिसयूज़ ऑफ केमिकल की वजह से होती हैं, और अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू ह्यूमन, और इसका जो रिस्क है वो अनएक्सेप्टेबल रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ है, और डिफरेंट सीवियर डिजीज़ जो हैं ये केमिकल हैजर्ड्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो केमिकल हैजर्ड्स में पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स हैं दैट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग populations of undesirable organisms। these organisms are called pests। तो पेस्टिसाइड्स जो हैं ऐसे केमिकल हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फॉर द पर्पस, उनका जो पर्पस है टू रिड्यूस पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन रिड्यूस करना है ऑफ अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनडिज़ायरेबल है, या जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स में डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो डेवलप करती हैं, या हमारे क्रॉप्स को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पेस्ट कहलाते हैं। और ऐसे केमिकल्स जो इन पेस्ट को किल करने के लिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स को पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज ऑफ पेस्टिसाइड्स आर हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स में हर्बिसाइड्स आती हैं एंड इंसेक्टिसाइड्स आती हैं। मोस्ट पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स जो हैं बेसिकली हर्ब्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। देन इंसेक्टिसाइड जो है वो इंसेक्ट्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। मोस्ट पेस्टिसाइड्स किल नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज टारगेट आर पेस्ट स्पीशीज। मोस्टली जो पेस्टिसाइड्स हैं वो किल करती हैं नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को, टारगेट ऑर्गेनिजम्स को भी अटैक करती हैं, और टारगेट ऑर्गेनिजम्स के साथ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को भी जो है वो किल करती हैं। The wise use of pesticides can protect human health। तो अगर पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो अच्छे से किया जाए तो इससे जो है वो ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम पेस्ट्स। मिसयूज़ ऑफ पेस्टिसाइड कैन रिजल्ट एन इलनेस एंड डेथ। तो मिसयूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का जो है उससे इलनेस भी जो है डेवलप हो सकती है, एंड इवन मिसयूज़ ऑफ पेस्टिसाइड कैन काज डेथ। तो इससे जो है पेस्टिसाइड के मिसयूज़ होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। देन इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक is an environmental hazard produced by millions that smoke disease associated with ETS। environmental tobacco smoke इंक्लूड लंग कैंसर एंड परहैप्स हार्ट डिजीज। तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में जो है वो इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक भी है, जिसकी वजह से डिफरेंट लंग कैंसर जो है वो डेवलप होती हैं, और डिफरेंट अदर डिजीज़ लाइक हार्ट डिजीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। ETS contains 4000 substances। ETS इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक में मोर देन 4000 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। The EPA has classified ETS as a class 1 carcinogen। और ये 4000 सब्सटेंसेस जो हैं ये क्लास 1 कार्सिनोजेंस में आते हैं। कार्सिनोजन जो ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैंसर डेवलप करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स को कार्सिनोजन कहा जाता है। स्मोक हैज़ बीन इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्टेड फ्राम पब्लिक बिल्डिंग एंड फ्राम मैनी प्राइवेट वर्क साइट। इसलिए जो है वो स्मोक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया पब्लिक बिल्डिंग्स पे। देन मैनी प्राइवेट वर्क साइट पे जो है इसको स्मोकिंग को जो है वो स्मोकिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। देन रेगुलेशन ऑफ स्मोक सीम्स टू बी द बेस्ट अप्रोच टू कंट्रोल दिस पोल्यूटेंट। देन
रेगुलेशन जो है ऑफ स्मोक, इस स्मोक की जो रेगुलेशन है ये एक बेस्ट अप्रोच है कंट्रोल करने की। इस इन्वायरमेंटल टोबैको स्मोक जो एक पोल्यूटेंट है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्मोकिंग को जो है वो चेक करना चाहिए, और ये एक बेस्ट अप्रोच है। Then lead. Lead is a naturally occurring element that is used in the manufacturing of many industrial and domestic products. तो लेड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर एक्सपोजर टू द लेड आर एनीमिया। देन अगर इस केमिकल की जो है ओवर एक्सपोजर हो देन इट विल काज एनीमिया, तो इससे जो है वो एनीमिया होगा, बर्थ डिफेक्ट्स होंगे, देन बून डैमेज, इससे जो है वो बून डैमेज हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज, ये किडनीज को जो है वो डैमेज कर सकती है एंड अदर्स। और इसमें जो है वो डिफरेंट अदर डिजीज हैं जो लेड की वजह से जो है वो डेवलप होती हैं। एक्सपोजर इज बाय इंजेक्शन और इनहेलेशन। एक्सपोजर जो है वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, इनहेलेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। चिल्ड्रन आर पार्टिकुलरली एट रिस्क। इनमें जो है मोस्टली चिल्ड्रन जो हैं वो रिस्क पे हैं फ्रॉम ईटिंग पिलिंग लेड पेंट्स। द प्रेवलेंस ऑफ वेरी हाई ब्लड लीड levels among young children declined significantly between 1984 to 1994 primarily because the removal of lead from the gasoline। इसमें जो था गैसोलीन में लेड था, तो गैसोलीन में जो लेड थी इसको जो है वो रिमूव किया गया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हाई ब्लड लेड जो थी हाई ब्लड लेड लेवल जो था ब्लड में यंग चिल्ड्रन में वो डिक्लाइंड हुआ सिग्निफिकेंटली। वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्लाइन हुआ बिटवीन 1984 टू 1994। तो 1984 से 1994 में जो है गैसोलीन यूज़ हुई, उसमें जो लेड था उसको रिमूव किया गया, जिसकी वजह से हाई ब्लड लेड लेवल जो था जो यंग चिल्ड्रन में रिपोर्ट हो रहा था वो डिक्लाइन हुआ सिग्निफिकेंटली। Then occupational exposure is a major source of lead intake for adults। Then occupational exposure है ऐसे वर्कर्स जो काम करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे जो है वो लेड जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है जहाँ पे लेड का रोल है या जहाँ पे लेड जो है वो प्रिपेयर हो रही है, तो उनका जो है वो एक्सपोजर जिसको हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कहेंगे इज़ अ मेजर सोर्स। ये एक मेजर सोर्स है ऑफ लेड इनटेक फॉर अडल्ट्स के लिए। Then physical hazards include airborne particle, humidity, equipment design and radiation। Physical hazards में airborne particles हो सकते हैं, humidity हो सकती है, equipment है, design and radiation। Radon contamination results from over exposure to radon gas। radon contamination में जो है वो over exposure है radon gas का। The radon gas arises naturally from the earth। रेडोन गैस जो है वो नेचुरली अर्थ से जो है वो अराइज होती है एंड समटाइम्स अकर एट डेंजरस लेवल इन बिल्डिंग एंड होम्स। और कभी कभी जो है ये डेंजरस लेवल पे भी इसका जो लेवल है वो डेंजरस लेवल इसका जो लेवल है वो डेंजरस उस तक पहुंच सकता है। देन ब्रीदिंग इन रेडोन गैस कैन काज लंग कैंसर। तो ब्रीदिंग अगर रेडोन गैस में आप एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे रेडोन गैस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अगर वहाँ पे जो है वो सांस लिया जाए तो उससे जो है वो लंग कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेस द ह्यूमन एज शॉर्ट वेव लेंथ एनर्जी दैट कैन डैमेज सेल्स बाय आयोनाइजेशन। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उससे जो है वो सेल्स को डैमेज कर सकती है बाय आयोनाइजेशन। वन रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द स्किन कैंसर। देन इसमें जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अगर ओवर एक्सपोजर होता है तो उससे स्किन कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। पीपल शुड रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्टे इनसाइड एंड वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स आर सनस्क्रीन्स। Then psychological hazards are environmental factors that produce psychological changes expressed as stress and depression। Then different environmental factors हैं जो psychological hazards जो include किए जाते हैं इन psychological hazards, और जिनकी वजह से जो है वो stress develop हो सकता है and depression जो है वो develop हो सकती है। Then sociological hazards are those that result from living in a society where one experience noise। तो एक ऐसे ये ऐसे factors हैं जिसमें जो है
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इनमें जो है नॉइज़, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड ओवर क्राउडिंग जो है ये एक सोशियोलॉजिकल हैज़र्ड है जो एक पर्सन की जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। देन पॉपुलेशन ग्रोथ में भी अ सोशियोलॉजिकल हैज़र्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक सोशियोलॉजिकल हैज़र्ड में जो है वो हो सकता है। साइट एंड लोकेशन हैज़र्ड, नेचुरल डिजास्टर्स आर geographical and meteorological events of such magnitude and proximity to communities that they produce significant damage and injuries. तो डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर हैं जो कम्युनिटीज़ को जो है वो टारगेट करती हैं और इतने मैग्नीट्यूड तक हो सकती हैं कि वो सिग्निफिकेंट डैमेज और इंजरीज जो हैं वो डेवलप करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। एग्जांपल्स आर साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, tornadoes, then typhoons and volcanic eruptions. The magnitude of devastation of these events can sometimes be great. Biological, psychological and sociological hazards may increase following the natural disaster. Then biological, psychological and sociological hazards जो हैं वो increasingly जो है वो बढ़ सकते हैं। उनकी जो है में इंक्रीज़ हो सकते हैं फॉलोइंग अ डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर, एक नेचुरल डिज़ास्टर होने के बाद जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। अगर फर्दर आप लोगों की अगर कोई क्यूरी है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।